रेडियो केमिस्ट्री यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की नाभिक की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट हियर। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये किस तरीके से अरेंज होते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है हम उस मॉडल को मानते हैं, उस मॉडल को हम अच्छा मानते हैं, उस कंसेप्ट को हम मान करके चलते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके। किसी भी मॉडल की सफलता इस तथ्य से आकी जाती है कि उसने कितने उसका प्रायोगिक मान से कितनी सफलतापूर्वक समझा सकता है। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दो मॉडल दिए जाते हैं, दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल, और दूसरा मॉडल हम पढ़ेंगे नाभिकीय कोश संरचना, न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। नील्स बोर के साइंटिस्ट ने ये 1935 में दिया। नील्स बोर ने 1935 में दिया। इसने कहा कि न्यूक्लियस जो है एक इनकम्प्रेसिबल चार्ज लिक्विड ड्रॉप के तरीके से है। न्यूक्लियस को किसके समान माना उसने? न्यूक्लियस को क्या कहा इसने कहा एक तरीके से लिक्विड की ड्रॉप है जिसके ऊपर चार्ज है और वो इनकम्प्रेसिबल है। तो न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज अ इनकम्प्रेसिबल चार्ज लिक्विड ड्रॉप, असंपीड्य आवेशित द्रव बूंद के रूप में माना। कुछ बातें जो इसने न्यूक्लियस और लिक्विड की ड्रॉप में सिमिलरिटी पाई वो क्या क्या है? पहली बात, लिक्विड की डेंसिटी जिस तरीके से कांस्टेंट होती है उसी तरीके से नाभिक का घनत्व भी स्थायी होता है। दूसरी बात, हम नाभिक में पढ़ते हैं बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। हमने क्या कहा था? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द न्यूक्लियर पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर पार्टिकल को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। सेम इट इज़ कंपेरेबल विथ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के समान होती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हम देते हैं तो लिक्विड में से उसके कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़ करके वेपर में चले जाते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इज कंपेरेबल विथ दैट ऑफ मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को बंधन ऊर्जा के समान माना गया। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि रेडियो एक्टिव एमिशन में जब न्यूक्लियर पार्टिकल बाहर आते हैं इट इज़ कंपेरेबल टू दैट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, वाष्पीकरण के समान माना। वाष्पीकरण में भी पार्टिकल बाहर आते हैं। इन्होंने कहा कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को हम न्यूक्लियर इवापोरेशन का प्रोसेस कह सकते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को हम न्यूक्लियर इवापोरेशन कह सकते हैं। फोर्थ सिमिलरिटी इन्होंने मानी सरफेस टेंशन। हम कहते हैं लिक्विड में सरफेस टेंशन होती है। एक पार्टिकल अपने चारों तरफ दूसरे पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन फील करता है, इसलिए उसमें सरफेस टेंशन पाया जाता है। ठीक इसी तरीके से एक न्यूक्लियन अपने चारों तरफ दूसरे न्यूक्लियन से घिरा रहता है और उसके साथ अट्रैक्शन में रहता है और ये सरफेस टेंशन के समान अभिक्रिया। हम सरफेस टेंशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ फोर्स फील करते हैं और ऊपर की तरफ उस पर फोर्स नहीं होता है। यानी सरफेस को छोड़ करके जाने वाले पार्टिकल कौन से होते हैं? जो सरफेस पर होते हैं। और ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियन जो सरफेस पर मिलता है वो भी कम बाइंडिंग एनर्जी से बंधा हुआ होता है, इसलिए वो भी इजीली रिमूव हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हमारे पास है सर्कुलर। जिस तरीके से न्यूक्लियस का शेप सर्कुलर होता है उसी तरीके से लिक्विड की ड्रॉप भी सर्कुलर होती है। जो पार्टिकल लिक्विड की सरफेस को छोड़ करके जाते हैं वो कहाँ पर होते हैं? सरफेस पर होते हैं।
ठीक इसी तरीके से न्यूक्लियर इवापोरेशन में जो न्यूक्लियस को छोड़ करके निकलते हैं वो भी सरफेस वाले न्यूक्लियन ही बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज कंपाउंड न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द कंडेंसेशन प्रोसेस। जब हम दो पानी की ड्रॉपलेट को आपस में मिलाते हैं तो बड़ी ड्रॉप बन जाती है। ठीक इसी तरीके से दो छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड न्यूक्लियस बना लेता है। जब हम किसी न्यूक्लियस पर किसी न्यूट्रॉन का या किसी दूसरे न्यूक्लियस का बम्बार्डमेंट करते हैं तो जो एनर्जी दूसरा न्यूक्लियर पार्टिकल या न्यूक्लियस लेके आया है वो सारे न्यूक्लियन में इक्वली शेयर्ड हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हम पानी की एक ड्रॉप में दूसरी ड्रॉप मिलाते हैं तो वो जितनी एनर्जी लेकर के आता है सभी मॉलिक्यूल्स में इक्वली शेयर हो जाती है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल की सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझा सका। नाभिकीय विखंडन को हम द्रव बूंद मॉडल के आधार पर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर यह हमने एक न्यूक्लियस बनाया है, इस पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है तो जो न्यूट्रॉन एनर्जी लेकर के आता है वो उस न्यूक्लियस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर उसकी लाई हुई एनर्जी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है तो इसका शेप सर्कुलर से ऑब्लोंग हो जाता है, एलिप्टिकल हो जाता है। फिर इस तरीके से पोजीशन आती है जिसमें दो पास के एरिया पर प्लस चार्ज होता है, दोनों का आपस में रिपल्शन होने से दो पार्ट में टूट जाता है, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रोसेस। तो नाभिक का ये जो मॉडल है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाया। सेकंड मॉडल है हमारा शेल मॉडल, नाभिकीय कोश संरचना को समझाता है। तो ये मॉडल कुछ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। यह मॉडल कहता है कि वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिसमें स्पेशल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिसमें कुछ स्पेशल तरीके के प्रोटॉन स्पेशल नंबर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यह मॉडल आगे कहता है कि वो न्यूक्लियस जिसमें 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस एक्स्ट्रा स्टेबल शो करते हैं और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, वो न्यूक्लियस जिसमें मैजिक नंबर के या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनका अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो इन एग्जांपल्स पर बेस्ड हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल है, कहता है लेड के दो आइसोटोप होते हैं 82, 208 एंड 209। 82 उसका Z है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 82। इनका है 208 एंड 209। तो 208 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 126 हो गए और 209 में कितने हो गए 127। तो जब दोनों आइसोटोप को हम कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं 208 इज़ मोर स्टेबल देन 209, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही मैजिक नंबर है, जबकि इसमें खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन मैजिक नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल 2He4 हीलियम इनर्ट गैस। नोबल गैस में भी हम कहते हैं कि हर पीरियड में नोबल गैस सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होती है। नोबल गैस में जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, यानी सबसे ज़्यादा निष्क्रिय कौन हुआ, हीलियम, जो नोबल गैस में सबसे ऊपर है। तो हमारा हीलियम जो है वो सबसे ज़्यादा निष्क्रिय हुआ। तो हीलियम शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सेकंड बात हम कहते हैं ऑक्सीजन शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हमने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा था और पैकिंग फ्रैक्शन में हमने बोला था कि ऑक्सीजन स्टेबल होता है, इसीलिए हम उसको रेफरेंस की तरीके से यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस न्यूक्लियस में होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर नियरेस्ट नेबर जिसमें ऑड नंबर के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं।
नेक्स्ट इसका पॉइंट था कि टोटल नेचर में 274 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जिसमें से केवल मात्र 8 आइसोटोप ऐसे हैं जिसमें दोनों चीज़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही ऑड हैं। बाकी सभी में या तो एक प्रोटॉन इवन है या न्यूट्रॉन इवन है। इस मॉडल का एक्सेप्शन जो है वो हमारा है 7 नाइट्रोजन 14। 7 नाइट्रोजन 14, सेट क्या है 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है 7, जबकि हम कहते हैं कि ना तो ये मैजिक नंबर है, ना ये सम संख्या है, ना तो ये इवन नंबर है, ना ये मैजिक नंबर है, लेकिन स्टिल नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड नाइट्रोजन इज स्टेबल। तो ये एक्सेप्शन न्यूक्लियर शेल मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाकी इनके जो सारे ऑब्जर्वेशन थे, इसके बेस पर इन्होंने जो मॉडल दिया, उस मॉडल के पोस्टुलेट क्या है, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर भी शेल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं KLMN 1 2 3 4, ठीक उसी तरीके से शेल न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के शेल होते हैं, प्रोटॉन के शेल अलग होते हैं, न्यूट्रॉन के शेल अलग होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन वाले में भरे जाते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भरे जाते हैं। प्रोटॉन की पेयरिंग प्रोटॉन से होती है, न्यूट्रॉन की पेयरिंग न्यूट्रॉन से होती है। इन्होंने मैजिक नंबर को किससे कंपेयर किया, नोबल गैस से। जिस तरीके से नोबल गैस हर पीरियड में इनर्ट गैस होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, स्टेबल होती है, उसी तरीके से जब कम्प्लीटली फिल्ड न्यूक्लियर शेल हो जाता है, मैजिक नंबर को इन्होंने क्या बोला, कम्प्लीटली फिल्ड न्यूक्लियर शेल, तब जाकर के न्यूक्लियस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करती है। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ये कहा कि न्यूक्लियर शेल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फिलिंग के लिए ऑफबोर रूल्स, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, ये सारे रूल फॉलो होते हैं। और फिर इन्होंने न्यूक्लियर पोटेंशियल को भी समझाया। तो नाभिक के लिए हम दो मॉडल पढ़ते हैं। पहला मॉडल द्रव बूंद मॉडल, दूसरा मॉडल कोश संरचना। द्रव बूंद मॉडल नाभिक को एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड चार्ज ड्रॉपलेट के तरीके से मानता है और ये न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाया। न्यूक्लियर शेल मॉडल ये मानता है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन में शेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही शेल न्यूक्लियस में भी होते हैं। प्रोटॉन के लिए अलग स्ट्रक्चर होता है, न्यूट्रॉन के लिए अलग स्ट्रक्चर होता है। फिर ये आगे चल के कहता है कि प्रोटॉन की पेयरिंग प्रोटॉन से होती है, न्यूट्रॉन की पेयरिंग न्यूट्रॉन से होती है। ये अपने पोस्टुलेट के फेवर में कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जिससे ये अपने पोस्टुलेट को वेरीफाई करते हैं। इन्होंने न्यूक्लियर पोटेंशियल को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। हम एक मॉडल को मान करके दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, हम दोनों मॉडल मान करके चलते हैं। जो प्रॉपर्टी जिस मॉडल से एक्सप्लेन हो जाती है, हम उस प्रॉपर्टी को उस मॉडल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। थैंक यू।